Assalamu alaikum. My name is Arslan Tanveer. I hope you all are fine. Today we will discuss about first chapter of biology, which is the science of biology. Our topic is branches or subfields of biology, which is also called subdivisions of biology. Let's start. अच्छा बच्चे, जब बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स थी, 3 डिवीजन्स थी, तो बायोलॉजी को मजीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम करने का क्या मकसद है? वो कहता है कि हमने बायोलॉजी को इसलिए मजीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम किया ताकि हम जिंदगी के हर पहलू को बआसानी अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। अच्छा बच्चे, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जो पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। बच्चे, ये यूनानी ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। फर्स्ट वन बच्चे मॉर्फ एंड सेकंड लोगोस। मॉर्फ का बच्चे मतलब होता है फॉर्म और शेप। लोगोस का मतलब आप जानते हैं स्टडी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको मैंने अभी बताया मॉर्फोलॉजी दो यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। फर्स्ट वन मॉर्फ एंड सेकंड लोगोस। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और फॉर्म, शक्ल, और लोगोस का मतलब आपको बताया मतालिया। इट इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की जो शक्ल सूरत है, साख्त है, उसका मतालिया बच्चे बायोलॉजी किस ब्रांच में आ जाता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। वो चाहे वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो बैक्टीरिया है, वो फंजे, उनकी आपने शक्ल सूरत देखनी है और उनकी साख देखनी है। वो बायोलॉजी किस ब्रांच में आ जाता है बच्चे? मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। अच्छा बच्चे, अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें एप्लीकेशन में बच्चे कहते हैं स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी स्टडीज आउटवर्ड अपीयरेंस, जिसमें आ जाता है बच्चे शेप, कलर, पैटर्न, एंड एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। एक तो बच्चे आउटवर्ड अपीयरेंस और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, बोन्स। अच्छा बच्चे, एप्लीकेशन में बात करता है, कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी में एक तो आप बाहरी शक्लो सूरत देखते हैं, बैरूनी शक्लो सूरत देखते हैं। अगर मैं कलर की बात करता हूं, उस जानदार का कलर किस तरह का है, तो ये मैं मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं शेप की बात करता हूं, शक्ल कैसी है, हमारी शक्ल कैसी है, पौधों की शक्ल कैसी है, बैक्टीरिया की शक्ल कैसी है, मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं। अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं, मतलब कि जानदारों का ग्रोथ पैटर्न मुख्तलिफ होता है, हमारा ग्रोथ पैटर्न मुख्तलिफ है, प्लांट्स का मुख्तलिफ है, एनिमल्स का मुख्तलिफ है। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये भी बच्चे किस ब्रांच में आएगा? मॉर्फोलॉजी में आएगा। कहते आप तो जारी शक्ल सूरत तो पढ़ते ही पढ़ते हो, इसके साथ आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो बच्चे। क्या पढ़ते हो? अंदरूनी साख का मुताले बच्चे किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। इस तरह बच्चे आप मॉर्फोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लो। फर्स्ट वन बच्चे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी,
एंड सेकंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको पता है बैरूनी शक्लो सूरत का मुताला करना, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी अंदरूनी शक्लो सूरत का मुताला करना, लाइक ऑर्गन्स, दिल दिमाग को पढ़ना, बोन्स वगैरह हड्डियों का मुताला करना किस में आ जाता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाता है, जिसको बच्चे आप एनाटॉमी भी कहते हैं, जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। इनके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। बच्चे एनाटॉमी भी दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। फर्स्ट वन एना और सेकंड टॉम। एना का बच्चे मतलब होता है अप, एना का मतलब होता है अप। टॉम का मतलब होता है टू कटिंग, यानी कि ऊपर से कट कर देना। बेसिक आसान लफ्जों में समझाऊं तो यानी कि जानदारों को कट करके बाइसेक्ट करके उनका मुताला करना बच्चे क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। यही बात कर रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, कहते हैं एक्सप्लोर एनाटॉमी। एक्सप्लोर का मतलब होता है बयान करना, दरियाफ्त करना। एक्सप्लोर इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और एक शर्त लगाता है, कहता है पार्टिकुलरली ह्यूमंस। खास तौर पर यहां इंसानों की बात करता है, पार्टिकुलरली ह्यूमंस, यानी कि जानदारों का अंदरूनी मतालिया, अंदर से बाइसेक्ट करके मतालिया क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और खासूसी तौर पर किसकी बात कर रहा है? ह्यूमंस की बात कर रहा है। अच्छा बच्चे, आगे इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बच्चे इसकी पहली एप्लीकेशन है हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस। अच्छा बच्चे, एनाटॉमी जो है ना आपको बीमारियों की तशखीस में मदद करती है। तो जब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आप जारी सी बात है देखेंगे, आपको पता होगा कि ये ऑर्गन अगर स्वेल करता है तो ऐसे होता है, अगर स्वेल नहीं करता, इस पर अगर कोई डैमेज वगैरह आ गया तो इस तरह का होता है। तो आप जब अंदरूनी साख को पढ़ेंगे तो आपको बीमारियों का मुताला करने में, तशखीस करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा बच्चे, दूसरी बात आ जाती है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। ये मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में मदद करता है। मेडिकल डिवाइसेस को कहते हैं। बच्चे जितनी भी तिब में डिवाइसेस यूज होती हैं ना, डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर ऑपरेशन, जो भी आप इसको आप मेडिकल डिवाइस कहते हैं। यानी कि आपके इंजेक्शन वगैरह हो गए, थर्मोमीटर हो गए, ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, स्कैनर मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, ये सारी मेडिकल डिवाइस में आती है। कहता है एनाटॉमी का मुताला आपको मेडिकल डिवाइस बनाने में भी मददगार साबित होता है। जैसे अगर इंजेक्शन की बात, सिरिंज की बात करें, अब जिसने एनाटॉमी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि टिश्यूज की इतनी लेंथ होती है, इतने साइज का जो है सिरिंज बनानी है। अगर वो मुताला ना करते तो वो इतने साइज की सिरिंज ना बना पाते, वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती। इंसुलिन के अगर बात करें, इंसुलिन लगाने वाली जो सिरिंज होती है उसकी अगर बात करें, उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। तो डॉक्टर्स उनको पता होता है, तो एक स्पेसिफिक इंजीनियर ने स्पेसिफिक लेंथ रखी होती है ताकि वो आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। अच्छा बच्चे, आगे बात आ जाती है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सीधी सी बात है, इसमें क्या कहते हैं, आप इसमें अपना म्यार जिंदगी बेहतर बना लेते हैं। एनाटॉमी जो है वो आपके म्यार जिंदगी को बेहतर बना देते हैं। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ
लाइफ। अच्छा बच्चे आगे एग्जाम्पल की बात करें, कहता है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि आपने निजाम में इन्हजाम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुराक को डाइजेस्ट करता है, फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है, उनके तमाम ऑर्गन्स का मतलब बेसिकली क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। आप बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जो खून ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें आप दिल का मुताला कर लें, तो ये बेसिक उनके उसमें आ जाता है बच्चे, क्या आ जाता है? ये आपका एनाटॉमी में आ जाता है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है आपकी फिजियोलॉजी। बच्चे फिजियोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। फर्स्ट वन फिजिस, फिजिस एंड सेकंड लोगोस। अच्छा बच्चे फिजिक्स का मतलब होता है नेचर और ओरिजिन। नेचर और ओरिजिन। लोगोस आप जानते हैं स्टडी। अगर बेसिक इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, कहता है इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी कि तमाम के तमाम जो बॉडी के फंक्शंस हैं जानदारों का, उसका मुताला बच्चे क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। डेफिनेशन में क्या लिखता है बच्चे? स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के बॉडी पार्ट्स के अज़ा के जितने भी फंक्शन है वो आपने बायोलॉजी की इस ब्रांच में डिस्कस करने हैं, फिजियोलॉजी में डिस्कस करने हैं। अच्छा बच्चे अगर इसमें बात करें एग्जाम्पल की, बच्चे एग्जाम्पल में बताता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात बताता है बच्चे? ब्लड, जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है ये आपने देखना है। अब आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, ताकि पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। अब ये फंक्शन ही बता रहे हैं ना आप सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? खुराक को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करवाना, बॉडी को प्रोवाइड करना। तो यह फंक्शनिंग की बात करें। अगर स्पेसिफिकली ऑर्गन की बात करें, हार्ट का क्या फंक्शन है? पंपिंग करना। लंग्स का क्या फंक्शन है? इसी तरह ब्रेन का क्या फंक्शन है? अगर आप फंक्शनिंग की बात करते हैं तो बायोलॉजी किस ब्रांच में आ जाता है बच्चे? फिजियोलॉजी में आ जाता है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चे अगर वही टर्मिनोलॉजी की बात करें, मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूल, बायो से लाइफ एंड लोगोस से स्टडी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बच्चे बताता हूं डेफिनेशन, अगर इसी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में वो बच्चे लिखता है डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ biological molecules like carbohydrates,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा बच्चे, क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे? दोज मॉलिक्यूल्स which are produced in living organisms as are essential for their life processes। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो जानदारों में बनते हैं और उनकी जिंदगी के लिए, उनकी जिंदगी अवामल के लिए जरूरी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। मिसाल मिलता है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, बच्चे न्यूक्लिक एसिड की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह आ जाते हैं, अब हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। प्रोटीन्स की बात करें, इसमें एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं, और भी बच्चे डिफरेंट आ जाते हैं चीज। केराटिन प्रोटीन हो गई जो आपके हेयर और नेल्स में पाई जाती है। अच्छा बच्चे, फिर बात करते हैं लिपिड्स की। ऑयल और फैट्स, हमारी चर्बी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और इसके अलावा बच्चे क्या आ जाता है? न्यूक्लिक एसिड, आरएनए वगैरह, डीएनए वगैरह, ये भी बच्चे हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स का मुताला, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी कंपोजिशन, इनके रिएक्शन, तमाम चीजों का मुताला बायोलॉजी की ब्रांच में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अगर इसकी बात करें एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन में कहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। पहली एप्लीकेशन है फंडामेंटल, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होता है ना, वो बुनियादी लाइफ प्रोसेसेस का मुताला करता है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? जिंदगी के अवामल, यानी कि रेस्पिरेशन वगैरह, डाइजेशन वगैरह, प्लांट्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस वगैरह, तमाम जानदारों की बात करें, रिप्रोडक्शन वगैरह, तो इन तमाम में बच्चे मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करता है? इन तमाम लाइफ प्रोसेसेस का मुताला करता है, इनके रिएक्शंस वगैरह देखता है, ताकि उस बायोलॉजी को क्या, इन जानदारों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा बच्चे, दूसरी एप्लीकेशन है डेवलप ड्रग्स। अब आपको पता है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होगा वो नए से नए ड्रग्स बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मुताला करके नए से नए अद्वियात बनाएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, आगे बात आ जाती है क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ये बच्चे समझने वाली बात है। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जिसको आप जीएमओ भी कहते हैं। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, क्या चीज है ये बच्चे? इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करते हुए जानदारों का जेनेटिक मेकअप चेंज करता है। जेनेटिक यानी कि जीन्स वगैरह चेंज कर देता है। बच्चे, जीन्स ही वो वाहद चीजें हैं जो खसूसियात लेकर आती हैं, वालदैन से बच्चों में खसूसियात लेकर आती हैं। तो जीन्स के ऊपर आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आप जीन्स का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दोगे तो आपका ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यही करता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जानदारों का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जीन्स चेंज हो जाता है, उसको चेंज कर देता है ताकि नए से नए वैरायटीज के जानदार पैदा किए जा सके। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट बात आ जाती है साइटोलॉजी। ये भी बच्चे दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। फर्स्ट काइटोस, के से बच्चे लिखना है काइटोस, एंड सेकंड लोगोस। बच्चे, काइटोस का मतलब होता है होलो वेसल, होलो वेसल और सेल। लोगोस का मीनिंग आप जानते हैं, स्टडी, यानी कि इट इज अ स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं बच्चे? जहां से जिंदगी का आगाज हुआ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, वो सेल है।
यानी कि जिंदगी का आगाज सेल से स्टार्ट हुआ है, तो उस सेल का मुताला बच्चे क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, बात करें अगर इसकी एप्लीकेशन की, डेफिनेशन की बात करें, तो वही डेफिनेशन जो भी आपको मैंने बताई है। स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स को उर्दू में कहते हैं खुलिया। और वही बात करता है विच इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, विच इज जहां से जिंदगी का आगाज हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक हो गया बच्चे। आगे इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, आप एप्लीकेशंस कह लें, आप स्कोप कह लें, वही चीज है। अच्छा बच्चे, कहते हैं जो साइटोलॉजिस्ट होता है ना, ये सेल के बुनियादी स्ट्रक्चर को खोलकर बताता है। अनरेवल, अनरेवल का मतलब होता है खोलकर बयान करना, वाजे तौर पर बयान करना। अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर्स of cells and their organelles, यानी कि सेल्स को और उनकी ऑर्गेनेलिज को। अब बच्चे बात आती है ऑर्गेनेलिज क्या होती है। बच्चे सेल के अंदर डिविजन्स ऑफ लेबर या मजदूर जो होते हैं, जो सेल के लिए काम करते हैं, उनको आप ऑर्गेनेलिज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चलो हम डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखना है कि जो साइटोलॉजिस्ट होता है ना, अब साइटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं बच्चे, एक बात क्लियर कर लें, जो मॉर्फोलॉजी का मुताला करने वाला होता है उसको मॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं। एनाटॉमी का मुताला करने वाला जो साइंटिस्ट होता है उसको एनाटॉमिस्ट कहते हैं। और तीसरा जो आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ने वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजी को पढ़ने वाला फिजियोलॉजिस्ट। इसी तरह बच्चे बात आ जाती है साइटोलॉजी को पढ़ने वाला साइटोलॉजिस्ट कहलाता है। तो वही बात कर रहा है, साइटोलॉजिस्ट जो है वो सेल को और उसके अंदर ऑर्गेनेलिज को एलाबरेट करके बताता है। और बच्चे दूसरी बात, दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, कहते हैं आल्सो स्टडी मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन वाला भी बच्चे हमारा चैप्टर है। मतलब सेल डिवीजन कहते हैं सेल की तकसीम, किस तरह सेल अपने जैसे नए सेल्स तैयार करते हैं, ये भी कौन बताता है बच्चे, साइटोलॉजिस्ट बताता है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी, इससे पहले बच्चे एक क्वेश्चन देख ले, हाउ मैनी सेल्स ह्यूमन बॉडी हैव, कहते हैं द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। कितने बच्चे, 30 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं इंसानी जिस्म में। कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोसेस यूनिक स्ट्रक्चर, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोसेस यूनिक, कहते हैं इंसानी जिस्म में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उसमें से कुछ इकसाम के सेल्स जो हैं वो एक खास स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं उनका एक खास स्ट्रक्चर है, यूनिक स्ट्रक्चर है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, बाकी ब्रांचेस हम कल डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।